हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2। कल हम लोगों ने लास्ट में देखा था पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन देखा था, उसका फॉर्मूला डिराइव किया था, उसके साथ साथ उसकी यूनिट देखी थी और उस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल किया था। आज इसी के आगे और बढ़ते हैं हम लोग और एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, न्यूमेरिकल सेक्शन से ही। कल का ही टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है, half A plus 2 by 5B reaction 1 by 4C plus 4 by 5D. Rate of formation of D is 4 atm per second. इस क्वेश्चन में हम लोग को रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है कितना, 4 atm पर सेकेंड दिया है। तो हमको फाइंड आउट करना है रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में रेट लाना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले ध्यान से देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड? सबसे पहले हमारे पास जो दिया है वो क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। तो ये सब बनाने से पहले हमको क्या बनाना सीखना था, कल मैंने पहले ही बता दिया है कि रेट एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना इसका। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है माइनस डी लिखा है, फिर उसके बाद अच्छा 1/2 है, तो -1/2 क्या हो जाएगा, -2 उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा ये। तो ये हो जाएगा डी ए बाई क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पर, डी टी। उसके बाद दूसरा क्या दिया है, 2/5 है, तो आप लोग बताइए क्या लिखें। यस, ये क्या हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा 2, डी बी बाई क्या होगा, डी टी। तीसरा क्या दिया हुआ है हमको, 1/4 4 क्या हो जाएगा, डी सी बाय क्या हो जाएगा, डी टी। और नेक्स्ट क्या दिया है 4/5, तो क्या लिखेंगे 5/4 प्लस रहेगा ना ये सारा का सारा। अब ध्यान से देखो कि आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ये वाला दे रखा है। बोलो ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। अब यदि इसको दिया है तो हमें फॉर्मेशन ऑफ डी को पकड़ना है, मतलब ये वाला। तो बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन किसको बोलते हैं बताओ, प्लस डी डी बाई डी टी को बोलते हैं, कल बताया था। तो बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5/a क्या हो गया, 4 हो गया। और ये जो दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, वो कितना दे रखा है बताओ, यहाँ पे 4 दे रखा है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रेट हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, 5 आ जाएगा। बोलो क्लियर। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, 5 atm पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए पहला आंसर तो हम लोगों ने ले आया। अब दूसरा ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। आप लोग बनाइए, चलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी मतलब ये वाला बोल रहा है, तो इसको बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस क्या होगा बताइए, डी बी अपॉन क्या हो जाएगा, ये डी और टी हो जाएगा। अब -5/2 है, तो अब इसका वैल्यू को लाना है, तो ये इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा 2 बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 2/5 है, और हमारा जो रेट है वो कितना आया है, 5 आया है। तो यहाँ पर से ये 5 से 5 क्या हो जाएगा बताइए, कैंसिल। तो यहाँ पर डिसअपियरेंस कितना हो जाएगा हमारा, 2 atm पर सेकेंड चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सेकेंड का आंसर है वो कितना है, 2 atm पर सेकेंड। अब यहाँ पर से दो क्वेश्चन आप लोगों को ये तो समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले प्रॉब्लम की तरफ। इसी का ही है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी यहीं पर मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या है, ये वाला है, इसको ध्यान से देखो, ये वाला। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा बताइए हमारा, डी सी बाय क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब बताइए 4 उधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू क्या हो जाएगा बताओ,
5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 पॉइंट। अब ऑब्वियस ही बात है 25 के आसपास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन क्या करते हैं बोलो, सॉल्व करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, जो अभी 2019 के पेपर में इस टाइप के पैटर्न पे हमारे पे क्वेश्चन आया था। आइए तो देखते हैं 2019 में कैसा क्वेश्चन आया था। चलिए उस क्वेश्चन को तो देखेंगे, एक सेकेंड वो पहले मिल जाए वो। फिलहाल आप लोग जब तक के ये वाला क्वेश्चन बनाइए। चलो भाई बनाएंगे वाला क्वेश्चन फटाफट। क्या दे रखा है पहले पढ़ लें अच्छे से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बनाना है। देखो इसमें क्या दे रखा है, इस बार वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको इस बार क्या दे रखा है बताओ, डेसिमल में दे दिया है। अब डेसिमल में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका है। चलो सबसे पहले क्या लिखना है बताओ, हमको रेट लिखना है। चलो 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 जल्दी जल्दी रेट लिखें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 बाई क्या हो जाएगा बताओ, 0.2, ये हो जाएगा डी ए बाय क्या हो जाएगा, डी टी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन क्या है बताओ, 0 पॉइंट क्या है बताओ, 3 है, ये क्या हो जाएगा डी बी बाय डी टी है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे +1 अपॉन 0 पॉइंट, उसे घबराना नहीं है डेसिमल से, जो है वैसा का वैसा ही लिखना है। डी सी बाय क्या है बताओ, डी टी है, और फिर क्या है +1 0 पॉइंट क्या है बताओ 5 है, डी डी अपॉन क्या है बताओ, डी टी है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर से हम लोगों को रेट ऑफ डिसअपियरेंस लाना है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया है ए का कितना, 1 मोल पर लीटर, देन फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन। अब डिसअपियरेंस ऑफ किसको बोल रहा है बताइए, ए को बोल रहा है। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब पूरा माइनस डी ए बाई डी टी है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ए बाई डी टी कितना है, 1 मोल पर लीटर है, तो ये तो हो गया हमारा 1, ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी का हो गया 1, और ये क्या हो गया बताइए हमारा 0.2। क्लियर है गाइस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बटे कितना हो गया 2, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा बताओ, देखो 5 आ जाएगा। तो पहला आंसर क्या हुआ बताइए, जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 5 मोल पर लीटर इंटू क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देख लेते हैं। रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी बोला है, अब रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी बोला है, मतलब समझ रहे हो आप लोग, माइनस डी वी बाई डी टी बोल रहा है कि -1 बाई 0.3 डी वी बाई डी टी, ये पूरे के साथ ना, पूरे के साथ, तो इसका वैल्यू जो है वो लाना है। तो वो भी वो कितना हो जाएगा बताइए, हमारा सेम एज इट इज 5 ही रहेगा, क्योंकि इसका आंसर यदि मैं इसको बराबर आर करूं तो आर क्या है मेरा 5 है, तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा। तो सेकेंड का आंसर क्या हो गया बताइए, बी के रिस्पेक्ट में 5 मोल लीटर मिनट है। अब सी का फॉर्मेशन बताना है, तो सी का फॉर्मेशन यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्यान से देख लेते हैं। सी का फॉर्मेशन क्या दे रखा है, ये वाला, इसको अब इसका वैल्यू लाते हैं तो प्लस डी सी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और ये आर है तो ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा 5। ऑब्वियस ही बात है 20 और ये 10 की पावर -1,
तो ये 0 से ये 0 क्या हो गया, कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया 2। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताओ सी। तो इस तरीके से रेट एक्सप्रेशन का क्वेश्चन हम क्या करते हैं बताओ, सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। खैर ये ऑप्शन में दिया नहीं है तो यहाँ पे 2 लगा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको क्या करना है बोलो, सॉल्व करना है। चलिए भाई ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। चलो क्या दिया है क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पहले पढ़ लो एक बार। रिएक्शन 2A गैस B+3C, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 10 मोल पर लीटर। आफ्टर 10 मिनट 4 मोल पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट आर रिमेन। मतलब कितना बचा है, 10 बचा है। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको उस तरीके से नहीं बनाएंगे जिस तरीके से हम लोगों ने सीखा है। ये B प्लस क्या है बताओ 3C है। अब ध्यान से देखिए, आपको टाइम 0 में इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखो 10, ये 0 और ये 0 है। टाइम कुछ क्या हो गया बताओ, गुजर गया। तो 10 माइनस क्या हो गया ये गाइस 2x। b का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर बताओ x, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ 3x। क्लियर। अब हम लोगों को देखो x निकालने का क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ, हिंट दिया है। ध्यान दो, हमको x निकालने का हिंट दिया है क्योंकि रेट का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू एक्स बाय टी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो क्या बोला है, टाइम आफ्टर ये 4 हो जाता है, मतलब a। तो a जो आफ्टर टाइम है वो क्या है बताओ, 10 माइनस 2x कितना हो जाता है बोल रहा है बताओ, 4 हो जाता है। तो 2x उधर चला गया, 4 इधर चला गया, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो गया। तो x का वैल्यू 6/2 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 3 आया है आफ्टर टाइम t। तो यहाँ पर आप 3 रख दीजिए और टाइम कितना दिया है बताओ 10, और इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या चला जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ध्यान रखें कि हमको किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका विशेष तौर पे आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो इसमें चलता रहेगा, इसके बाद आता है इसमें रेट लॉ। क्या आता है, रेट लॉ। और अपन रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत सारे इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन 1 सेकेंड वाला गया कहाँ आखिर। इसके नीचे वाइट कैसे हो गया है। हाँ चलिए, तो अब इसके बाद इधर आ गया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेट लॉ। तो हम नेक्स्ट टॉपिक अब स्टडी करेंगे किसके बारे में, रेट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे।
इससे पहले हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया था। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बताइए? चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर एक पर्टिकुलर टाइम में जो होता है उसी को अपन रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अब हमें क्या डिस्कस करना है बताओ? रेट लॉ, जिसको अपन दर नियम कहते हैं। ये वाला हो जाए, इसके बाद हम 10-10 क्वेश्चन दोनों पर बेस्ड एक साथ क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं रेट लॉ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, रेट लॉ और आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन सुना होगा। ये दोनों का दोनों क्या है बताओ? एक ही है डेफिनेशन, लेकिन दोनों अप्लाई अलग अलग जगह पे होता है। वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कहाँ पर बताओ? केमिकल काइनेटिक्स में। देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन में भी यही कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के, बोलो, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लो A प्लस बी रिएक्शन क्या दिया है बताओ? हमको एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, बरोबर, और बोल रहा है इसका हमको बताना है रेट लॉ। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के क्या होता है? डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल होता है, ये बोल रहा है। जब आप प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है बताओ? के, ये होता है ए और ये क्या होता है? बी। तो ये कहलाता है रेट लॉ। तो रेट लॉ में कहलाता, ये रेट लॉ का डेफिनेशन है, लेकिन याद रखना है ये जो रिएक्शन होगा ये रिएक्शन थ्योरेटिकल नहीं, ये रिएक्शन क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल होगा। क्लियर? ये जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल होगा। तो बताइए फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? जो रेट लॉ होता है वो कैसा होता है? एक्सपेरिमेंटल। लेकिन ऐसा ही आप जो पढ़ते हैं रिएक्शन किस में बताइए? लॉ ऑफ मास एक्शन में, वो कैसा होता है? थ्योरेटिकल होता है। तो रेट लॉ तब बोला जाएगा जब रिएक्शन क्या होगा बताइए? एक्सपेरिमेंटल होगा। क्लियर? और याद रखिएगा जब रेट लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है कंपेयर किसके बताइए? मास एक्शन के, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो मैकेनिज्म में क्या होता है? चल रहा होता है, एक से ज़्यादा स्टेप में चल रहे होते हैं। तो इसमें हमको ज़्यादा नॉलेज मिलता है कंपेयर किसके बताओ? लॉ ऑफ मास एक्शन के। और याद रखना, फॉर सिंगल स्टेप एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन में बी सेम। या तो सिंगल स्टेप का जो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ है या तो सेम हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं, ये दोनों हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने क्या कहा कि एक रिएक्शन है ए और ये क्या है? बी और ये क्या है? सी है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कंसंट्रेशन के क्या होगा बताओ? डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल होगा। तो जो ए है इसकी पावर क्या हो जाएगा? ये स्मॉल ए है और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल बी हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोपोर्शनल हटेगा तो के लगा देंगे, तो इसको क्या बोला जाएगा बताओ? रेट इक्वेशन, जिसमें यहाँ पर के क्या होता है बताओ? कांस्टेंट। क्या होता है? के कांस्टेंट होता है। तो रेट इक्वेशन कैसा होना चाहिए यहाँ पर बताओ? एक्सपेरिमेंटल हियर द एक्सपेरिमेंटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो रेट इक्वेशन वो एक्सपेरिमेंटल है। रेट इक्वेशन कैसा है? एक्सपेरिमेंटल है। सॉरी, ये वाला जो रेट इक्वेशन है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। और यहाँ पर जो रिएक्टेंट का मोल है, ये वाला जो आप ए और जो बी देख रहे हैं, रिएक्टेंट का जो मोल होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं बताओ? ऑर्डर के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर R इक्वल टू क्या है लिखा है? K। A की पावर सपोज मान लो A है और B की पावर क्या है बताओ? सपोज नहीं, मतलब रिएक्शन में B है। तो बताओ रेट इक्वेशन हमारा क्या है बताइए? एक्सपेरिमेंटल है। तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर में क्या बोलूंगा बताइए? स्मॉल a बोलूंगा। तो B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा बताओ? स्मॉल b बोलूंगा। और यदि मुझसे यहाँ पर पूछा गया कि टोटल ऑर्डर कितना होगा तो हम क्या आंसर देंगे? a प्लस क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। यदि हमसे पूछा गया कि टोटल ऑर्डर कितना होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? a प्लस b हो जाएगा।
तो ऑर्डर मतलब होता है कोटि, किसी अभिक्रिया की कोटि किसको बोलते हैं? घातों का योग। हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है? घातों का योग। लेकिन ये घात किसके होंगे? जो भी सामने क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल क्या होगा बताओ? मोल होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या लगा है बताओ? ए है, और यहाँ पर क्या है बताओ? बी है। तो रिएक्टेंट का ही मोल एक्सपेरिमेंटल क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरीके से रेट लॉ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये तो था इस पॉइंट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने बोला कि जो k है a का पावर, इसने m रख लिया है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, और b का पावर जो n रख लिया है, ये m और क्या लिख लिया है बोलो? n। ये m और n जो होते हैं वो कई तरीके से क्या निकाले जा सकते हैं? फाइंड किए जा सकते हैं। कैसे कैसे? पहला तरीका, यदि रिएक्शन हमारा एक्सपेरिमेंटल है तो डायरेक्टली राइट डाउन रेट इक्वेशन, सोचना ही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपको ये एक रिएक्शन दे रखा है 2a + b रिएक्शन C, एक्सपेरिमेंटल लिखा है, तो हमें डायरेक्ट उसका क्या लिख देना है बताओ? रेट इक्वेशन। क्या होगा? R = K, a की पावर 2, b की पावर, ये सामने वाले को देखते हैं ना, a की पावर 2, b की पावर 1 हो जाएगा। क्लियर? a की पावर 2 और b की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इफ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, देन दिस, ये खाली जगह नहीं है, ये भरा हुआ है, देन दिस ऑर्डर इंडिकेट m और n। यदि ऑर्डर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है तो जो ऑर्डर होगा वही m और n को क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। मतलब m और n जो होंगे उसी को हम ऑर्डर ऑफ क्या बोलेंगे? रिएक्शन बोलेंगे। इसके बाद यदि हम लोगों को, यदि क्वेश्चन में रेट इक्वेशन डायरेक्ट गिवन है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, m और n को जोड़ देना। जैसे इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट क्या दिया है बताओ? रेट इक्वेशन लिख के दिया है, R = K, a की पावर 1, b की पावर 1 रेट इक्वेशन दिया है। तो हमको कुछ नहीं करना है, a की पावर m क्या हो जाएगा? 1, b की पावर क्या हो जाएगा? n1। क्लियर? यदि हम लोगों को एक अलग कंसेप्ट से दे रहा है, यदि किसी रिएक्शन को किसी स्टेप्स में तोड़ के दे रहा है, जैसे ये क्या दे रखा है? मेन स्टेप दिया है, ये एक मेन स्टेप दिया है और ये 2 स्टेप में फॉलो हो रहा है, तो हमको यहाँ पर बताना है कि हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो जब कोई रिएक्शन कई स्टेप्स में क्या होते हैं? फॉलो होते हैं, तो हम वहाँ पर जो चूज करते हैं वो किसको करते हैं? स्लो वाले को। तो आरडीएस जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है वो कौन सा होता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे? फास्ट वाला कि स्लो वाला? तो याद रखिएगा, जो स्लो वाला होता है उसी को हम लोग आरडीएस कहते हैं। तो इसको यदि मैं लिखूंगा तो R = क्या लिखेंगे? K, ये क्या हो जाएगा? B, और ये क्या हो जाएगा? C। तो ये इसका क्या हुआ कहलाएगा बताओ? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कहलाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? जो स्लो स्टेप होता है हम उसी को क्या कहते हैं बताइए? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप के नाम से जानते हैं। तो हमारा रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कैसे आया? समझ में आया? ओके, चलिए अब एक आध क्वेश्चन आता है तो करते हैं, थ्योरी बचा है तो उसको पहले कर लेते हैं। रेट इक्वेशन, ऑल रिएक्टेंट मस्ट बी प्रेजेंट, नॉट नेसेसरी। यदि कोई रिएक्टेंट है A B C और यदि मान लीजिए बहुत सारा मैंने यहाँ पे लिखा है A B C, और यदि रेट इक्वेशन लिख रहा हूँ उसमें केवल A और B है तो भी पॉसिबल है रेट इक्वेशन। किसी रेट इक्वेशन में सारे रिएक्टेंट हो जरूरी नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा। यदि आपने स्लो स्टेप मैकेनिज्म में देखा है
और वो मेन स्टेप में प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, डमी रिएक्टेंट कहते हैं। फिर से सुनिए, यदि कोई रिएक्टेंट मेन स्टेप में तो है, सॉरी स्लो स्टेप में तो है, लेकिन वो मेन स्टेप में नहीं है, तो ऐसा रिएक्टेंट क्या कहलाता है, डमी रिएक्टेंट कहलाता है। और डमी रिएक्टेंट को लाने के लिए हम किसी और दूसरे स्टेप का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से, यदि कोई स्लो स्टेप में रिएक्टेंट है और वो मेन में प्रेजेंट नहीं है, मेन में प्रेजेंट नहीं है, मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन ही करवा देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। मेन, यदि कोई रिएक्टेंट स्लो स्टेप में है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ये मेन रिएक्शन है, बोलो क्लियर, और ये एक से ज्यादा स्टेप में क्या हो रहा है, बोलो फॉलो हो रहा है। तो इसका हमको रेट इक्वेशन लिख के दिखाना है। क्वेश्चन समझ आया? तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे बताओ, आपको बताया है स्लो स्टेप को। तो R इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ, K, ये क्या होगा X, और ये क्या होगा बताओ, C हो जाएगा। क्लियर? लेकिन हमको क्या देखना है कि ये X और C जो स्लो है वो मेन में भी होने चाहिए। देखो यहां पर, सर यहां पर तो C है लेकिन X नहीं है, तो X यहां पर क्या कहलाता है, डमी रिएक्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डमी रिएक्टेंट। आया समझ में, डमी रिएक्टेंट। और डमी रिएक्टेंट पाने के लिए हम किसी दूसरे स्टेप का क्या करते हैं, बोलो इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरे स्टेप का मतलब X कहाँ से निकलेगा, फर्स्ट से। तो हम यहाँ पर स्टेप नंबर किसका यूज करेंगे बताओ, फर्स्ट का यूज करते हैं। स्टेप फर्स्ट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर केसी निकालेंगे। इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने सीखा होगा केसी निकालना। प्रोडक्ट क्या होता है बताओ, X, और रिएक्टेंट क्या होता है बताओ, A, और क्या होता है बताओ, B होता है। तो हमको यहाँ पर वैल्यू किसका चाहिए बताओ, X का। तो X का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केसी A, और ये क्या हो गया बताओ, B हो गया। X का वैल्यू क्या हो गया, केसी A इंटू क्या हो जाएगा बताओ, B हो जाएगा। तो अब ये जो X आया है इस वैल्यू को यहाँ पे पर पुट कर दो, समझ आया? तो R बरोबर K, और X का वैल्यू क्या है देखो, केसी A, और ये क्या हो गया बोलो B, और यहाँ पे क्या है बताओ, C। तो ये जो वैल्यू आया है वो क्या है बताओ, इस रिएक्शन का क्या है बताइए, रेट रिएक्शन। तो ये वाला ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, R इक्वल टू K इंटू के सी, A, B और C। तो ये आंसर हमको दिख रहा है फर्स्ट। तो ये आंसर क्या दिख रहा है हमको, फर्स्ट। तो ये इस तरीके से हमारा क्या निकलता है, रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है। चलिए, उसके बाद और कुछ बातें चल रही थी हमारी। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट प्रोडक्ट, यदि मान लीजिए प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर लिखना है तो वो हमेशा कैसा आएगा बोलो, नेगेटिव आएगा। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में यदि आप ऑर्डर लिख रहे हो तो वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और ऐसा रिएक्शन जो होगा इसका मेन रिएक्शन रिवर्सिबल होगा और हम ओवरऑल ऑर्डर यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकेंगे। ये किसके रिस्पेक्ट में है बताओ, यदि प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमसे पूछता है तब के केस में। जैसे क्वेश्चन आया, अच्छा एक और सुन लो, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड का तो एक्टिव मास क्या होता है,
सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है, 1 होता है, और लिक्विड का भी कितना होता है बताओ, 1 होता है। तो सॉलिड, लिक्विड का एक्टिव मास नहीं, सॉरी, लिक्विड किस में होता है, एक्सेस में होता है, और सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। तो इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन में कंसीडर नहीं करते हैं। ये नोट करके लिखिएगा कि प्योर लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, यदि प्रेजेंट है तो वो एक्सेस में होगा, हम उसे काउंट नहीं करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हमको 2A + B रिएक्शन C एक्सपेरिमेंटल, B क्या है, सॉलिड है, इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो। तो हम क्या लिखेंगे, R = K⁴ बोलो क्लियर। क्योंकि यहाँ पर जो C है, सॉरी जो B है वो क्या है बताओ, सॉलिड है। तो सॉलिड का एक्टिव मास कितना है, 1 है। तो इसका रेट इक्वेशन क्या लिखाएगा, R = K⁴ क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर जो 2A है वो एक्सेस में है, ध्यान रखो। तो 2A एक्सेस में है तो R = क्या हो जाएगा, Kb⁴ हो जाएगा। A वाला एक्सेस में, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। यदि H+ और OH मीडियम में है तो भी हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं। यदि H+ और OH- यदि किसी रिएक्शन के मीडियम में है तो भी उसे रेट इक्वेशन में काउंट नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या दिया है, एस्टर इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर देखो ये H+ क्या है बताओ, एसिडिक मीडियम में है, ये एस्टर है, ये वो हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है, एसिड और अल्कोहल बन रहा है। तो हम इसे कंसीडर करेंगे। इसका रेट इक्वेशन क्या लिखाएगा, R = K, ये क्या हो जाएगा, CH3COO C2H5 की पावर 1। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम कैसा कहलाता है बताओ, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो H+ और OH- यदि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसे काउंट नहीं करेंगे गाइस। रिएक्शन में मतलब मीडियम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसे रेट इक्वेशन में काउंट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यदि पार्टिसिपेट करता है तो हम उसे कंसीडर करेंगे। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन कौन सा मीडियम, मतलब ये मीडियम नहीं है, अब खुद ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, R = इसको भी कंसीडर करेंगे और इसको भी कंसीडर करेंगे। तो ये वाला 1 क्या हो जाएगा, 2, तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। तो ये तो बात थी रेट लॉ के कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में। अब हम चालू करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो टोटल मैंने 10-11 बात बताई है आपको रेट लॉ के से रिलेटेड बातें, तो उसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान देंगे। क्या लिखा है ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या लिखा है ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 2A + 3B रिएक्शन क्या है बताओ, C दिया है, बोलो 2A + 3B रिएक्शन C दिया है। कंसेंट्रेशन ऑफ A बिकम डबल एंड B बिकम ट्रिपल बोल रहा है। देन रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी। देखिए इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेगा बताओ, रेट लॉ लिखेगा पहले, A⁴ और क्या लिखेगा, B⁴ क्या होगा बताओ, 3 लिखेगा। अब बताइए A को उसने कितना करने के लिए बोला है बताओ, डबल, और B को ट्रिपल। तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3 बार कराना है ना, तो 108 टाइम्स हो जाएगा, सही बात है। तो स्टूडेंट क्या लगा क्या था, 108 लगा क्या था, बोलो सही बात है, और होना भी चाहिए था इसका आंसर 108। लेकिन याद करो मैंने रेट लॉ कहा है कि रेट लॉ कैसा होता है बताओ, एक्सपेरिमेंटल होता है।
इसमें कहीं पर भी रिएक्शन लिख के दिया है क्या एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन ऑप्शन में दिया है कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो भाई साहब जब वो लिख के दिया है आपको और क्वेश्चन में यदि एक्सपेरिमेंटल नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके रेट लॉ को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते। हाँ नहीं लिखा होता तब आप 108 लगाते तो बात की बात अलग है, लेकिन यदि क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल नहीं लिखा है और दिया है कैन नॉट प्रिडिक्ट तो आंसर क्या लगाएंगे, कैन नॉट प्रिडिक्ट लगाएंगे। नहीं लिखा होता तब आप 108 लगा सकते थे। क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं। A+3B रिएक्शन C, concentration of A remain B triple, then rate of reaction would become। कंसंट्रेशन ऑफ A को क्या किया गया है बताओ, रिमेन रखा गया है, और B को क्या किया गया है बताओ, ट्रिपल कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि रिएक्शन कितना टाइम हो जाएगा। चलो बताओ भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए R इक्वल टू क्या लिखेंगे, K, A होगा और B की पावर क्या होगा बताओ, 3 होगा। A को उन्होंने कुछ नहीं करने के लिए बोला है, जैसा का तैसा है। हाँ B को उन्होंने क्या कर दिया है बताओ, ट्रिपल। तो जब ट्रिपल कर दोगे तो 27 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो यार। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम क्या हो जाएगा बताओ, 27 टाइम चला जाएगा। चलिए भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपके में पूछा जाता है और आता भी है, याद रखिएगा। लास्ट ईयर 2019 में केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन, 30। फिजिकल केमिस्ट्री यदि 30 मार्क्स का है तो 3 क्वेश्चन तो आपका क्या हो गया बताओ, यहीं से आपका पूछ लिया गया है। बहुत आसान आता है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहता है। हाँ थोड़ा लेंदी रहता है, लेकिन क्वेश्चन को आराम से डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट। हाँ अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फॉर अ रिएक्शन, ये आपको दे रखा है। बोलो क्लियर है? अब इसमें बोल रहा है रिएक्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट क्या दिया है, रेट ऑफ रेट इक्वेशन दे दिया है डायरेक्ट। अब A का कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और B को क्या कर दिया है बताओ, रिमेन कर दिया है, मतलब उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहा है। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन वुड बिकम, 2 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब बताओ इसको लिखेंगे तो A को क्या कर दिया गया है, बोल रहा है डबल, और B को कुछ नहीं किया गया है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा। आ रहा है समझ में क्वेश्चन कैसे बनाना है रेट लॉ पर रिलेटेड? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप चाहो तो एक बुक आता है, बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाना है और बहुत ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, यूनिवर्सल 300-400 क्वेश्चन रहते हैं उसमें। आप उसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो आपको PDF दिया जाएगा, उसी से आपको क्या करना है बताओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी जितना आपको लिखाया जा रहा है, जितना यहाँ पे नोट्स बनाया जा रहा है उसको पढ़ें। टाइम हो तो आप NCERT बुक पढ़ सकते हैं, बाकी ये पढ़ें। और आपको फिर एक PDF दिया जाएगा, उस PDF में हर चैप्टर पे 230-300 क्वेश्चन है, वो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। बाकी मैं यहाँ पर आपको 50-60 क्वेश्चन तो मैं ही प्रैक्टिस करा दूंगा, तो उसको अच्छे से कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लियर होता चला जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन और अच्छा दिया है, फॉर अ गैसेस रिएक्शन R equal to KABC, if volume of vessel 1/3, then rate of reaction would become। अब देखो वॉल्यूम की बात कर रहा है और रेट
हम लोग जानते हैं या तो कंसंट्रेशन या तो फिर क्या बोलते हैं प्रेशर। तो इसको यदि हम लिखें R इक्वल टू के, अब ए को अपन कंसंट्रेशन मानते हैं तो मोल बाय क्या लिखेंगे बताओ, वी ए लिखेंगे। समझ आ रहा है? फिर ये क्या लिखाएगा, बी लिखाएगा, फिर ये क्या लिखाएगा, सी लिखाएगा। तो वॉल्यूम को 1/3 किया जा रहा है। अब ये तो एन एन हो गया, वॉल्यूम को 1/3 कर रहा है, 1/3 1/3। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 पलट जाएगा ना ऊपर, 3 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो टोटल कितना टाइम्स आ जाएगा बताओ, 27 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कब, जब वॉल्यूम को क्या कर दिया जा रहा है, बोल रहा है 1/3 कर दिया जा रहा है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 27 टाइम्स चला जाएगा। इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है बोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को तो अभी करवाया था मैं, अब इसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन आप लोग करें। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मेन स्टेप दिया है, और ये मेन स्टेप है और ये 2 स्टेप हैं, एक फास्ट है और एक स्लो है। इसका रेट आप लोग को क्या करना है बोलो, फाइंड करना है। क्या होगा बताइए। अब देखो भाई, मैं इसका रेट लिखूं तो R इक्वल टू क्या लिखूंगा, K O3 का पावर 2, सॉरी 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 सॉरी, इसको छोड़ो, अपन को स्लो पकड़ना है ना इसमें। तो R इक्वल टू O और ये क्या होगा, O3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि जो स्लो स्टेप में है वो मेन स्टेप में है कि नहीं है, मतलब जो स्लो स्टेप में है वो मेन स्टेप में है कि नहीं है। अब ये तो हमारा क्या स्टेप है बताओ, मेन स्टेप है। तो ये वाला स्लो है तो ये स्लो वाला मेन में होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, O3 तो है लेकिन O हमारा नहीं है, तो हमारा यहाँ डमी रिएक्टेंट कौन सा है, O है। तो O को हम अनदर स्टेप से लाएंगे, फास्ट स्टेप से। तो फास्ट स्टेप में क्या करेंगे बताइए, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट Kc ले आएंगे। तो क्या होता है Kc, O2 O बाय O3, ठीक है, O2 बाय O2 इंटू O O3। हमको लाना किसका वैल्यू है बताओ, O का, Kc, ये वाला इधर चला गया, O3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, O2। इसको इधर ले आया तो O2 का क्या हो जाएगा, इनवर्स। अब इस O का वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे भाई। तो इस वैल्यू को मैं जब यहाँ पे रखूँगा तो क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा, O3 और O3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला O3 और O3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, O2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, इसका रेट आ जाएगा। तो ये वाला आंसर किस में बैठ रहा है बताओ, ये वाला आंसर किस में बैठ रहा है, फर्स्ट इज क्या हो जाएगा बताओ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। R इक्वल टू के इंटू क्या हो जाएगा, Kc, O3 का स्क्वायर O2 इनवर्स हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन क्या करने पड़ेंगे बताओ, सॉल्व तो करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्या किया जाएंगे बोलो, पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें।
क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। रेट इक्वेशन ऑफ ये दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज 1 मोल, देन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज इतना। बेटा जब ए और बी को 1 रखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन 10 की पावर -2 है। इसको भी 1 रखा है और इसको भी 1 रखा है, बोलो ठीक है। लेकिन जब बोल रहा है देन फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तब निकालो जब रिएक्टेंट क्या कर दिया जाए, बताइए साहब, आधा। मतलब इसी रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है उसको क्या करने की बात की जा रही है, बताओ, आधा करने की बात की जा रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो जब इतने में इतना तो उतने में कितना, तो एक दूसरे क्या कर दो, बताओ, डिवाइड कर दो। तो ये से ये क्या हो गया, कैंसिल, तो ये 1/8 हो गया, बोलो। तो अब ये हो गया 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, r। तो ये 8 बाई क्या हो जाएगा, 1। तो 8r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस क्या हो गया, बताओ, 2। ये ऐसे और ये ऐसे। तो r इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/8 इंटू 10 की पावर क्या हो गया, -2। इसको कटा दो तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो बताइए इस डेसिमल को मैं यहाँ ले आता हूँ तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, बताओ, 25। अब एक उधर चला गया तो कितना हो गया, 10 की पावर -3। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, बोलो, थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से रेट लॉ पर बेस्ड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, बताओ, सॉल्व करते हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, बताओ, सॉल्व कर लेते हैं। तो याद रखना, रेट इक्वेशन पर बेस्ड या रेट लॉ पर बेस्ड ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन क्या करेंगे, बोलो, बनाने को मिलेंगे। चलिए, रेट लॉ के बाद हमारा जो टॉपिक आता है रेट कांस्टेंट का यूनिट बनाना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या आता है, बोलो, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब रेट लॉ बनाने का फॉर्मूला है, रेट कांस्टेंट मतलब समझो, R इक्वल टू के, ए है और ये क्या है, बोलो, बी है। इसका हमको क्या निकालना है, बताओ, यूनिट। तो बताओ, हम फॉर्मूला याद रख लें इसका, मोल 1 माइनस m प्लस n, फिर आता है लीटर, m प्लस n माइनस 1, फिर आता है सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर 0 ऑर्डर रिएक्शन दिया, कौन सा ऑर्डर बताओ, 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर में जो इसका ऑर्डर होगा वो 0 होगा, तो दोनों का पावर क्या लगाना है, बताओ, m और n का वैल्यू क्या है, 0 है।